Okay. Today our topic is centripetal force. In the last class we have discussed about the centripetal force, and in the centripetal force today we will discuss about the application of the centripetal force. माने किस तरह का एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब जैसे मान के चलो सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर एक कार एक प्लेन रोड में जा रहा है और उसको टर्निंग करना है, तो उस समय ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से वो कितने वेलोसिटी के साथ वो टर्निंग करने से वो अपना एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएगा, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला मैं ये चीज़ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स for a car turning on a plain road. अगर एक कार एक प्लेन रोड में टर्निंग करना चाहता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हम यूज कर पाएंगे उसकी वजह से, उसके लिए। तो देखो, सपोज वी आर कंसीडरिंग ए पर्टिकुलर रोड, टर्न रोड वी कैन कंसीडर नाउ। सपोज एक रोड ऐसा गया है, दिस इज ए रोड वी हैव टेकन एंड ये ऐसे टर्न हुआ है। उसी तरह यहाँ पे ये ऐसे टर्न होके ये आया है। अब मान के चलो ये रोड है, ऐसे टर्निंग हुआ है ये। अगर ये टर्न हुआ है ऐसे, अगर ये इस तरह का रोड हम लोग कंसीडर करेंगे, तो सपोज यहाँ पे कार है, ये मान के चलो ये कार का व्हील है। अगर ये कार का व्हील होगा तो ये इस तरह जा रहा है, मान के चलो इस डायरेक्शन पे, तो एक्चुअली ये ऐसे जा रहा है। अगर टर्निंग नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में ये सीधा चला जाता। अब मान के चलो मैं आपको बोला कि ये जो रास्ता इधर जाना चाहता है ये कार, यहाँ पे मैं एक पॉइंट को कंसीडर किया, दिस इज ए पॉइंट वी हैव टेकन, पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ मैं इसको, ये पॉइंट 1 है। अब पॉइंट 1 की तरफ ये जाएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी है, मान के चलो v1 वेलोसिटी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें समझना है कि जब ये 1 पहुँचा, ये 1 से 2 की तरफ जाना चाहता था एक्चुअली। ये पॉइंट नंबर 2 कर देता हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो ये 1 से 2 की तरफ इस डायरेक्शन पे जाना चाह रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ। लेकिन हम लोग क्या किए, स्टीयरिंग लगाए और स्टीयरिंग को मैं मोड़ दिया। स्टीयरिंग को जैसे ही मोड़ेंगे तो ये 1 से 2 की तरफ ना जाके ये 1 से इधर मुड़ गया ये, और ये वाला पॉइंट मान के चलो पॉइंट 3 है, 3 पॉइंट की तरफ ये मुड़ गया। तो इसका मतलब है जब हम ऐसे मुड़े, ये 3 पॉइंट की तरफ जो मुड़ा, अब क्योंकि हमें ऐसे मुड़ना था, तो जैसे ही ऐसे मुड़ेंगे तो इस डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी है उसके पास, और मान के चलो ये वेलोसिटी है इसके पास v2 वेक्टर। तो देखो, कार 1.1 से 0.2 की तरफ जा रहा था v1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन हम लोग एक स्टीयरिंग घुमा दिए, और इसका मतलब वी कैन से दैट वन एक्सटर्नल फोर्स वी हैव अप्लाइड ऑन द कार। जब हम एक कार के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये 1 से 2 की तरफ ना जाके 1 से 3 की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, तो ये टर्न होना स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़, लेकिन जब ये 1 से 3 की तरफ गया, उस समय जब कार थर्ड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे, एक्चुअली उस कार का इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन किधर है, तो आंसर ये 3 से 2 की तरफ जाना चाहता है। ये इसका एक्चुअली इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, माने 3 से 2 की तरफ एक्चुअली ये इंटेंशन ऑफ मोशन है। इसका रीजन समझो, इसका मीनिंग समझने के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। पहला, ये कार जो ऐसे जा रहा था, ये मैं इसी पाथ में पॉइंट नंबर 1 लिया हूँ और ये पॉइंट नंबर 2 है।
तो ये पॉइंट नंबर 1 से एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। अब मान के चलो ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ ये जाना चाहता है v1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा तो ये प्लेन रोड ही टर्न हुआ है। अगर ये प्लेन रोड टर्न हुआ है तो सीधा चला जाएगा, तो देयर में भी सम एक्सीडेंट, तो उस एक्सीडेंट को मुझे अवॉइड करना है। अगर वो एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे टर्न करवाना पड़ेगा। कार को टर्न करने के लिए मैं स्टीयरिंग को घुमा दिया। जैसे ही मैं स्टीयरिंग को घुमाऊंगा, आई हैव अप्लाइड द वन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार। जैसे ही मैं उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाइड करूंगा इस डायरेक्शन पे, तो ये ऐसे घूम गया और 2 के जो 1 से 2 की तरफ जाना चाहता था, 1 से 2 की तरफ ना जाके ये 1 से 3 की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। अगर ये 1 से 3 की तरफ आना स्टार्ट कर देगा तो ये, बट एक्चुअली उसका इंटेंशन पॉइंट नंबर 3 पे उसका इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन किधर है, ये 1 से 2 जाना चाहता था, बट हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये 1 से 3 की तरफ आ गया। तो 3 से 2 की तरफ जो डायरेक्शन होगा वही होगा उसका इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन। अब हम जानते हैं, हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन ये बताता है ऑलवेज द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंटेंशन ऑफ मोशन। तो अगर इसका इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन, इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ये जो v2 वेलोसिटी के साथ कार जा रहा था, जब हम मोड़ने के बाद इस v2 के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, दिस, ये जो ऐसे मूव कर रहा है, ये v2 के साथ 90 डिग्री करके ऐसे जा रहा है। दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा, इसका जस्ट इंटेंशन ऑफ मोशन का अपोजिट डायरेक्शन पे अगर लग रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री नॉर्मल फोर्स, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी का जिधर मोशन हो रहा है उसका वेलोसिटी के साथ या मोशन के साथ 90 डिग्री करके नॉर्मल फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मल फोर्स का काम है कि वो कभी भी उस बॉडी का स्पीड को इंक्रीज नहीं कर पाता या इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं कर पाता, बट उसका खाली रोल ये है कि वो उस बॉडी का मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसका मतलब वो उसको टर्न कर लेता है और सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसको बाउंड कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, यही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये टर्न करना स्टार्ट करेगा। और इसीलिए हम जानते हैं, अगर हम छोटा सा हिस्सा इसका देखेंगे तो ये एक सर्कुलर मोशन का छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट है वो। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, पहला चीज़ हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इसी को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा लेट अस consider a car moving from point 1 towards point 2, but we have applied the steering force, but by applying steering, the car moves from point 1 towards point 2, point 3। पहले point 1 से 2 की तरफ जा रहा था, जैसे ही हम स्टीयरिंग मोड़े तो वहाँ पे ये 1 से 3 की तरफ जाना चाहा। अब ये 1 से 3 की तरफ जो जा रहा है, इस 3 पॉइंट पे इसका इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन किधर हुआ, 3 से 2 की तरफ। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ the intention of motion
intention of motion of the car is from the point 3 towards the point 2, from point 3 towards point 2। इस डायरेक्शन पे इसका इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन है। और हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट ये बताता है अगेन, सो the friction force will be applied in the opposite direction of the intention of motion. So the friction force is applied, or the friction force will be developed, क्योंकि जब ये जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली डेवलप होता है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, द फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलप्ड in the opposite direction of the intention of motion, in the opposite direction of the intention of motion of the car. It means फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करना स्टार्ट कर देगा, फ्रॉम द पॉइंट 2 टुवर्ड्स द पॉइंट 3। इट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स is developed towards point 3, from point 2 towards point 3। मैंने पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो 3 से 2 की तरफ इस डायरेक्शन पे इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन था, उसका अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया, यही फ्रिक्शन फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल का काम करेगा। और अगर यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल का काम करेगा तो उसको हम किस वे में सॉल्व करेंगे और कैसे इसका वेलोसिटी निकाल पाएंगे, वो चीज़ को हम निकालेंगे। गेटिंग? ओके, अब एक चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। हाँ, पहला चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहिए कि सो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स इज perpendicular to the v2 velocity. v2 is perpendicular to v2 vector. v2 vector means जो 1 से 3 के तरफ जो वेलोसिटी क्रिएट हुआ था कार के पास, तो वो वेलोसिटी को हम v2 लिए हैं, तो इसके साथ 90 डिग्री करके ये फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। दैट इज वाई this friction force will behave like the centripetal force. Here this friction force, अच्छा एक चीज़ और, this friction force behaves as centripetal force, FCP कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, so friction force is equal to centripetal force, and we know this centripetal force is equal to, we can write here, this implies friction force is equal to mv square upon r। इसको मैं इक्वेशन 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझना है हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हम कितने मैक्सिमम वेलोसिटी क्रिएट कर सकते हैं कार के पास, हम कितने मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टर्न करेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो।
क्योंकि हम अपने मर्जी से अपना वेलोसिटी को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो एक रास्ता गया है प्लेन रोड, वहाँ पे मुझे टर्निंग करना है। अगर मुझे वहाँ पे ऐसे रास्ता ऐसे गया है और मुझे वहाँ पे अगर टर्निंग करना है, अगर मेरा गाड़ी का स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो 50 किलोमीटर पर आवर में क्या मैं टर्न कर पाऊँगा? नो। अगर टर्न करूँगा तो क्या होगा? स्लीप हो जाएगा उधर और स्लीप होके एक्सीडेंट होगा। तो मैं कितने वेलोसिटी, मैक्सिमम कितना वेलोसिटी के साथ टर्न करने से वो एक्सीडेंट नहीं होगा, वही चीज़ हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। अब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। अगर ये mv²/r हमें मिल गया तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी उसको मैं v मैक्स कर देता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम करूँगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v मैक्स, फ्रिक्शन फोर्स will be the limiting friction, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ वी कैन राइट हाउ मच? वी कैन राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन FR इज इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर/r। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के जगह में मैं म्यू इंटू r लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू r। सो म्यू इंटू r इज इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर/r। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा? अब देखो, कार तो रास्ता तो प्लेन रोड है। अगर ये प्लेन रोड है और कार ऐसे टर्न कर रहा है, कार इज नॉट टिल्टेड आउट। अगर कार सीधा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, जो r mg के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो मैं यहाँ पे r की जगह में mg पुट कर सकता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज mv मैक्स स्क्वायर/r। अब यहाँ पे दिस m एंड m विल बी कैंसल्ड आउट। फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो फाइनली दिस इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरा काम है v मैक्स निकालना, तो v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये r इधर आ जाएगा, इधर आ गया तो म्यू इंटू RG। सो v मैक्स हो गया म्यू RG का रूट ओवर। इट मीन्स ये बन गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच व्हेन वी टर्न इन द रोड ऑन द रोड देन वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा स्पीड में अगर हम टर्निंग करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसका मतलब है कि हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, ये जो कितने वेलोसिटी के साथ हम टर्न करें, मैक्सिमम कितने वेलोसिटी के साथ हम टर्न करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 3 फैक्टर के ऊपर, एक म्यू, r एंड g। म्यू क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। r क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और सर्कल विथ विच वी वांट टू टर्न। माने जो टर्न करेंगे वो टर्निंग वो छोटा सा हिस्सा को अगर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो है r। और g वी नो दैट दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमेशा कांस्टेंट है, 9.8 है। अगर हम g को 9.8 ही कर दें या 10 भी कर दें तो म्यू और r ही बचा, जो म्यू और r के ऊपर ये v मैक्स डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, इट मीन्स maximum velocity of the car depends with which it can turn to avoid the accident depends upon 2 factors. Depends on first one the म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. Second one, R, it is the radius of the circle, and third one is the G, that is acceleration due to gravity. तो इसका मतलब है ज़्यादा करके बेसिकली दो फैक्टर के ऊपर म्यू एंड आर, बिकॉज जी इज कंस्टेंट. सो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी नो दिस. तो म्यू एंड आर के ऊपर ही डिपेंड करेगा. इसका मतलब है अगर जो रास्ता है उस रास्ता का अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा बढ़ जाएगा. इसका मतलब है अगर रास्ता ज़्यादा रफ है तो वहाँ पे हम और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ हम टर्न कर सकते हैं. अगर रास्ता बहुत स्मूथ है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा है. अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा है तो वहाँ पे ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ टर्न नहीं कर पाएंगे. आर, अगर मुझे बड़ा वाला सर्कल करके टर्न करना है तो मैं ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न कर सकता हूँ. अगर मैं छोटा रेडियस के साथ टर्न करना है, इसका मतलब शार्प टर्निंग करना है, तो उस समय मैं कम वेलोसिटी को रखना, मेरा गाड़ी का वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वेलोसिटी करूँगा तो स्लिप हो जाएगा और ये इधर स्लिप होके एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा. तो इसीलिए ये बेटर है कि हम लोग जानना चाहिए हम लोगों को ये चीज़ कि मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हम टर्न अगर करेंगे तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएंगे. तो इसके लिए ये कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, दैट इज़ वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी. दिस मच वी कैन गेट. ओके, थैंक यू.